Hello students, as we learn new land revenue system settlement in the last video, so we are continuing that the primary motive of the British, like any other imperial power, was to collect revenue from land. जो ब्रिटिशर्स का प्राइमरी मोटिव होता था, जैसे कि कोई और इम्पीरियल पावर के थ्रू क्या होता था कि वो ज़मीनों से इनकम कलेक्ट कर सके, पैसा कलेक्ट कर सके. However, that could not be achieved without a viable land revenue collection system. वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम से अचीव नहीं हो पा रहा था. The British engaged themselves in evolving a theory that could legitimize the practice of economic exploitation of Indian peasantry. जो ब्रिटिश थे वो इस थ्योरी में ही इंगेज थे कि किस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेक्टिमाइज करे इंडियन पीजेंट्री में. जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग मेथड्स को फॉलो कर रहे थे जिससे कि वो इंडिया से इनकम को कलेक्ट कर पाए. द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. जो ब्रिटिशर्स हैं वो 3 तरीके की लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में, जो था जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज परमानेंट सेटलमेंट. इसमें क्या होता था, जो द जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड. जमींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया जाता था. दे वर्क एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू. वो गवर्नमेंट के एजेंट्स की तरह काम करते थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. सेकेंड, द जमींदार हैड टू पे अबाउट 89% ऑफ कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट. जो जमींदार होते थे उनको लैंड रेवेन्यू इनकम जो भी होती थी ज़मीन से उसका 89% गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था. जो ज़मींदार होते थे उनको परमिशन थी कि वो 11% इनकम जो है वो छोड़ दें. द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर 10 years ऑन परमानेंट बेसिस. 10 साल तक लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था परमानेंट बेसिस पे. आफ्टर दिस द जमींदार्स वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ऑफ जमींदारी. अब क्या होता था, जो जमींदार होते थे उनको उनके बेटे को जमींदारी का राइट मिल जाता था. मतलब ये हेरिडेटरी मिलता था कि जो जमींदार है उसका बेटा भी अब उसी ज़मीन का अगली बार जमींदार बनेगा. टू इंश्योर अ रेगुलर इनकम द कंपनी डिसाइडेड टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन परमानेंट बेसिस. अब क्या होता था, एक रेगुलर इनकम के लिए जो कंपनी थी उसने डिसाइड किया कि वो बंगाल और बिहार में परमानेंट बेसिस पे लैंड रेवेन्यू ले. की स्कीम लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू 1973 में फॉलो की गई. द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वर रीचिंग. परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे. फर्स्ट, इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ जमींदार्स हु बिकेम द पॉलिटिकल अलाइज ऑफ द ब्रिटिश. ये नई क्लास के लैंडलॉर्ड्स क्रिएट करते थे जमींदार के फॉर्म में, जो कि पॉलिटिकल एलिज बन गए थे ब्रिटिश के. इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू जमींदार. ये जमींदार को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करते थे. मेनी ऑफ द वेस्टलैंड्स एंड फॉरेस्ट बिकम कल्टिवेबल. बहुत सारी जो बेकार बंजर ज़मीन थी, जो जंगल थे, वो कल्टिवेबल हो चुकी थी, उसमें आप खेती कर सकते थे. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ हेवी एंड ऑपरेसिव असेसमेंट. टैक्सेस वर ऑफन कलेक्टेड बाय ऑपरेसिव मेथड. जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बहुत भारी था और ऑपरेसिव असेसमेंट इसमें होता था. टैक्स या अपोजिशन मेथड से भी ले लेते थे. द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटेड सोइल वर्सन एज दे कुड बी एविक्टेड बाय द जमींदार्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे उनकी पोजीशन और ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि अगर उनको कुछ भी नहीं कल्टिवेट करने का बन रहा है तब भी उनको ज़मींदारों को पेमेंट देना पड़ रहा है. इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन द गवर्नमेंट. ये जो सेटलमेंट था ये लैंडलॉर्ड्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया था गवर्नमेंट से भी. By increasing the area under cultivation, the land revenue collected by the peasants went up, while the amount that they had to pay to the state remained fixed. जब भी जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता जा रहा था कल्टीवेशन का, जो लैंड रेवेन्यू था जो पीजेंट्स कलेक्ट करते थे वो बढ़ता जा रहा था और ये अमाउंट उनको पे ही करना ये फिक्स हो चुका था. दिस मच इज इनफ. वी विल लर्न रोतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम इन द नेक्स्ट वीडियो.